हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इस लेटेस्ट 2023 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, उसका पार्ट 6 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वही पुरानी, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। देखिए, शुरुआत करेंगे टॉपिक से जो है एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप का। अब पब्लिक रिलेशनशिप में सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये पब्लिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो भाई मोटे मोटे तौर पे आप समझिए कि पब्लिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप जो इस वजह से होता है जब आप सोशल लाइफ करते हो ना, पब्लिक के बीच में जब आप काम करते हो, ओपन में एक काम करते हो। एक होता है आपका प्राइवेट सोशल इंटरेक्शन। सपोज कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, खास लोग हैं, आप उनसे बातें कर रहे हो, और जब आप पब्लिक में अब इसी तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हो तो ये पब्लिक रिलेशनशिप कहलाता है। और ये जो रिलेशनशिप है वो आपके प्रोफेशन से आता है कि सपोज़ आप एक ऑफिसर हैं और आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं और वहाँ पे लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो आपके उस समय के इंटरेक्शंस को गवर्न करती हैं पब्लिक के अंदर, और इसी को ही हम कहते हैं एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, कि आपको उस समय कैसे बिहेव करना है पब्लिक के बीच में। तो आप इसको परमानेंट ना समझिएगा इन सारी चीज़ों के, बट एथिक्स जो गवर्न करते हैं इन चीज़ों को, इन रिलेशनशिप को, उनमें आपको परमानेंसी देखने को मिलेगी। मोटे तौर पे कि हो सकता है कि आप अलग अलग जगह जाएं, एक ही व्यक्ति से एक ही जगह पे ना मिले, बट हाँ, जो एथिक्स आप फॉलो करेंगे वो आप वहाँ पे फॉलो करेंगे। तो पब्लिक रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो आपके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लंबे वक्त तक के लिए है, और आपको सोच समझ के अपनी इच्छा अनुसार अपने एटीट्यूड और आइडियाज़ को प्रॉपर एक्सेप्ट करके चीज़ों को करना पड़ेगा। और ये तभी आप अच्छे कर सकते हो जब आपकी जो बेसिक एथिकल पॉलिसी है वो बढ़िया है, आपका जो काम करने का तरीका है वो सच्चा है, ट्रुथफुल है। तो पब्लिक रिलेशनशिप में जो एंड्स हैं वो कभी भी जस्टिफाई नहीं करते द यूज़ ऑफ फॉल्स, हार्मफुल या क्वेश्चनेबल मीन्स को। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने बिहेवियर करा या जो भी आपने चीज़ें करी, उसका जो अंत निकला उन चीज़ों का, वो कभी इस तरीके से नहीं निकलेगा कि हमने कुछ भी जो है गलत चीज़ गलत तरीके से करी है, या कोई गलत हार्मफुल तरीका से करी है, या कोई ऐसी चीज़ के माध्यम से आप कोई एंड लेकर आ रहे हो जो जिस पे सवाल उठ सकता है। ये सब नहीं करना, आपको एकदम सही तरीके का उपयोग करना है जिससे सही आप अंत तक पहुँचो, जो आप कार्य करना चाहते हो वो करो। अब मेन मुद्दे की बात समझिएगा, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं एथिक्स को पब्लिक रिलेशनशिप में। मेन बात सबसे पहले शुरू करते हैं विरासिटी। इसको आप समझते रहिएगा, आगे की स्लाइड्स बढ़िया हैं। विरासिटी का मतलब क्या होता है? अगर इस पर मतलब ना समझ में आ रही है तो और अच्छे से करूँ। VERACITY। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बता देना। एक इंसान को सच्ची तरह से काम करना है जहाँ पे वो काम करता है, मतलब बिल्कुल राइट मैनर में। और पब्लिक प्लेस में एक इंसान जो है वो सच्चा रहे, किसी भी तरीके से चोरी में ना इन्वॉल्व हो। सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति जो है वो कोई झूठ मक्खार भरी दुनिया में या एक तरीके से परपंच में, जैसे हम लोग गॉसिप कहते हैं, उसमें ना इन्वॉल्व हो। ठीक है, रूमर्स में ना इन्वॉल्व हो कि हवा उड़ गई किसी बात की। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि तीसरे इंसान के बारे में जो है वो उल्टा सीधा बोल रहा है बिना सच जाने, बिना श्योरिटी के। ये सब नहीं होना चाहिए। तो पहला समझ गए क्या है? सबसे पहला आ गया विरासिटी। दूसरा क्या है? दूसरा होता है साथियों नॉन, एक काम करती हूँ ना, एक एक लिखती जाती हूँ, एक एक बताती जा रही हूँ। दूसरा होता है नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ डू नॉट हार्म। हाँ,
किसी तरीके से तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। पब्लिक रिलेशनशिप में एक इंसान से होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वो किसी तरीके से हार्म ना पहुंचाए। अगर ये पब्लिक प्लेस में है तो ये कहा जाता है कि गंदगी ना पहुंचाओ, है ना, लिटरिंग ना करो। वर्क प्लेस पे हो तो ये कहा जाता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम ना करो। और अगर तुम सोसाइटी में हो तो ये कहा जाता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ या हेट स्पीच के माध्यम से ना फैलाओ। और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि साइबर क्राइम्स वगैरह जो है वो डराने वाली, खतरे वाली चीज़ें हैं पब्लिक रिलेशनशिप में, तो ये सब बिल्कुल आपको नहीं करना है। तीसरी बात आती है जिसे हम लोग कहते हैं बेनिफिसेंस। ये क्या होता है भाई बेनिफिसेंस? इसका मतलब होता है डू गुड। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर, डू गुड। तो अगर समाज में हो, सोसाइटी में हो, तो एक इंसान के पास अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो दूसरों को दे दो। कहते नहीं है कि अगर तुम बहुत अमीर हो या पैसे से या प्रेम से, किसी भी तरह से, तो आप फ्रीली दूसरों को दो, अनकंडीशनली, उससे बिना किसी मतलब के। सबको उन लोगों को पहुंचाओ जिनके पास उस चीज़ की कमी है। अगर आप वर्क प्लेस पे हो, कार्य जहाँ करते हो वहाँ हो, तो आपको टाइम से, पंक्चुअली काम करना है, सिंसियरली काम करना है, सच्चाई से, ऑनेस्टी से, डेडिकेट होके अपने इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में साथ बटाना है। अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो अपने ग्रैटिट्यूड के माध्यम से। जेनरस रहिए, प्यार से, अपना स्वभाव शांत रख के, सॉफ्ट से, हॉस्पिटैलिटी, दूसरों की मदद करके, जैसे बूढ़े लोग हो गए, डिसेबल लोग हो गए, उसके साथ साथ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई मेंटेन करना वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आती हैं जब आप पब्लिक प्लेस में हो। तो ये आप समझ गए क्या हो गया? 3 हो गए। चौथा है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आप कहेंगे मैम कॉन्फिडेंशियलिटी का इससे क्या मतलब? ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है। नहीं, देखिए, किसी की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि भैया सीक्रेट को सीक्रेट रखो। एक इंसान ने अगर आपसे कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम करते हो, इस बात को सीक्रेट रखिएगा, तो आप रखिए, है ना। अपने प्राइवेट इंटरेस्ट और बिलीव्स, बेनिफिट्स के चक्कर में उसको गाना नहीं है। अगर एक गलत चीज़ हो रही है तो एक अलग की बात है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुलासा, मतलब उनकी पर्सनल चीज़ों का नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन ये है कि अब ऑर्गेनाइजेशन में गलत काम हो रहा है वो आप नहीं बता रहे हैं, ये गलत चीज़ हो गई। प्रिवेसी जो दूसरों की है पब्लिक प्लेसेस में, आपको जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर क्या आता है साथी? फिर आता है फेयरनेस। फेयरनेस क्या है कि आप फेयर रहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल रहिए। बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसकी आप प्रॉपर रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, और अच्छे से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करिए, सही सच्चे रहिए पब्लिक रिलेशनशिप में अपने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं पब्लिक रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि देखो, ये आपको क्या बताते हैं कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके अलावा एडवांस इन टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो आती चली जा रही हैं और आपका बहुत से बहुत इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि पहले ज़माने में सोसाइटीज़ क्लोज थी, अब वो बढ़ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। आप सोचो, पहले के टाइम पे कोई अगर बाहर कहीं घूमने चला जाता था फॉरेन कंट्री में तो कितनी बड़ी बात होती थी। आज के टाइम पे भाई ये सब कॉमन हो गया है। उसके अलावा सरकार भी पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस एम्प्लॉय कर रही है फॉर स्टेइंग इन पावर, डेवलपमेंट टास्क। इसके अलावा बिजनेस बढ़ रहा है, सब मर्जर हो रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है आपस में, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो भाई कितना आजकल बिजनेस, देखिए ज़रा से यंग लोग इंटरनेशनल बिजनेस बना रहे हैं। अनफेवरेबल न्यूज़ दब रही है, मिस रिप्रेजेंट होते हैं कई बार फैक्ट्स, पोस्टपोन होता है जो भी वजह है, बट एक्चुअली कुछ और इंटरेस्ट पूरे होते हैं। प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, वादे तो बड़े करे जाते हैं लेकिन झूठे वादे होते हैं, नहीं मिलते हैं। जो भी वादे होते हैं पूरे नहीं किए जाते। अनडिज़ायरेबल मेथड्स का यूज़ होता है, जैसे कि एडिटर्स को प्रेशराइज करा जाता है कि वो जो है प्रॉपर कैरी करे पब्लिसिटी मटेरियल को। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए एथिक्स की बहुत ज़रूरत है। इस पब्लिक रिलेशनशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत ज़रूरत है।
आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, बस इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आता है कि एथिकल ड्यूटी क्या होती है ना, किसी ह्यूमन बीइंग की, इंसान की, मनुष्य की आखिरकार एथिकल ड्यूटी क्या है। देखिए समझिए, एथिकल ड्यूटी क्या है, पहले आप ये समझो। एथिकल ड्यूटी कुछ ऐसे रूल्स मान लो जो सारे ही मनुष्यों को, ह्यूमन बींग्स को, उनसे जुड़ के चलना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से ही काम करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है ऐसा करना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वैल्यू लाइफ। अब ये क्या चीज़ है? देखो भैया, हमें ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना है। दूसरा एक बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टी मतलब हमें सच बता के चलना है। तीसरी बात है फिडिलिटी मतलब कि हमें यहाँ पे जो वादा किया है वो पूरा करना है, सच्चा रहना है, ट्रुथफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। चौथी बात, ग्रैटिट्यूड क्या है? हमें ग्रेटफुल होना है दूसरों के प्रति, है ना। जब वो कार्य करें अच्छे से जिससे हमें भी फ़ायदा है, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जिससे हमें फ़ायदा हुआ तो हमें भी उनका फ़ायदा करना है, रिटर्न करना है हमें। फिर आता है नॉन इंजरी। देखो भैया, नहीं, मैंने कहा ना, नॉन इंजरी को ही हम नॉन मेलिफिसेंस भी कहते हैं। मतलब किसी को हार्म मत करो, फिजिकली या साइकोलॉजिकली परेशान मत करो। फिर छठी बात जो मैंने बताई थी अभी ही, ठीक है, क्या बताई थी? बेनिफिसेंस क्या है? कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम से रहना है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव, विजडम, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस और वेलबींग को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके साथ अब यहाँ पे समझो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या है कि हमें अपनी खुद की हेल्थ इम्प्रूव करनी है, विजडम, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, वेलबींग सबके लिए काम करना है। फिर आती है बात जस्टिस की। तो हमें कोशिश करना है कि हम सबके प्रति न्यायवर्धक रहें, बेनिफिट्स पहुँचाने का, फ़ायदा पहुँचाने का पूरा प्रयास करें, बर्डन इक्वली दें, इवनली सब में बांटें। और लास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट मेरा मानना है वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। कभी किसी को ना नीचा मत समझना, सबका आत्मसम्मान होता है। सारी जॉब्स को एक समान इज्जत दो, और ऐसा नहीं है कि जो जॉब ऊपर है, सुपीरियर है, उसी को इज्जत दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो। दूसरे पे डिपेंड करने के बजाय ये बढ़िया रहेगा कि अगर इंसान खुद के लिए कमाए, एंड वो भी सच्चे रास्ते से, ठीक है। आई होप आपको बिना पीपीटी के प्यार से मैंने समझाने का करा। आप मुझे कमेंट करके बताइए समझ आता जा रहा है, और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है मेकिंग डिसीजंस की। देखो भाई, अगर एक अच्छा एथिकल डिसीजन लेते हो तो इसमें आपको एथिकल इश्यूज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आपने हर तरीके से समझा हो, चीज़ों को जाना हो, अपने उसकी जानने के बाद देखा हो कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है, उसमें से बेस्ट मेथड्स को चूज़ करा हो। जब आप ऐसे कार्यों को लगातार करोगे तो ये सब तरीके आपके लिए इतने भज जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली आप उसी स्टेप को उठाओगे किसी भी सिचुएशन में। सपोज़ जब आप सबसे पहले स्कूटी या साइकिल चलाना सीखते हो तो आप ये देखते हो कि कोई निकल रहा है कि अरे ब्रेक मारना है, अच्छा सीधे चलना, अच्छा गिर ना जाऊँ, अच्छा। लेकिन एक टाइम पे आप इतना भज जाते हो, इतना फेमिलियर हो जाते हो कि फिर आप फ़ोन पे भी लगे हो या कुछ भी कर रहे हो भाई, आप आराम से जा रहे हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका ब्रेक खुद ही लगेगा, आप लोग निकलेंगे, आप खुद ही धीमा करोगे। तो ये चीज़ें आपके माइंड में अपने आप आने लगती हैं। यहीं पे ये भी चीज़ देखने को मिलती है। तो द मोर नॉवेल एंड डिफ़िकल्ट द एथिकल चॉइस वी फेस, द मोर वी नीड टू रिलाई ऑन डिस्कशन एंड डायलॉग्स विद अदर्स अबाउट डिलेमा। आप देखो, कभी कंफ्यूज है, अगर परेशान है और आपका मन शांत नहीं, आपका मन ये बता ही नहीं पाता है आपको कि हम क्या सही करें, क्या गलत करें, तो ऐसे टाइम पे जब आप ही गफलत में पड़े हो, डिलेमा में हो, तो आप जितनी ज़्यादा इन दिक्कतों में रहो उतना ही आप दूसरों से राय लोगे। और फिर अगर दूसरा सही है तो ठीक, लेकिन अगर दूसरा गलत है तो उसी की सोच से आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो अच्छा व्यक्ति तो बता देगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई गलत हुआ, तो भाई सीधी सीधी बात है कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप से ही समझो। तो अपने आप से समझने के लिए आपको एथिकल चॉइसेस को ही लगातार यूज़ करना पड़ेगा।
तो आइए हम कुछ एक फ्रेमवर्क आपको बताते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग का, जो एक अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए। अगर आपके सामने कोई एथिकल डिलेमा आके फंस जाता है तो आप कैसे डिसीजन लोगे उस टाइम पे। तो इसमें हम देखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज एन एथिकल इशू। समझो, ये समझो कि क्या जो डिसीजन है या सिचुएशन है, इस सिचुएशन से किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे ग्रुप को कोई खतरा है क्या? क्या ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो अच्छाई के बीच में है या बुराई के बीच में है? या ऐसा है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं इसमें, कुछ चीज़ें बुरी हैं? तो इस इशू में क्या इसमें ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि क्या कुछ लीगल है या बहुत एफिशिएंट है। अगर ऐसा है तो क्यों है? आपको सबसे पहले इस एथिकल इशू का पता लगाना है। अब उसके बाद जो मेन उसमें चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, उनका पता लगाना है। उस पर्टिकुलर केस में एक्चुअली में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, फैक्ट दिए गए हैं, उनका पता लगाइए। जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसके अंदर, उसका पता लगाइए। ये देखिए क्या आप सिचुएशन के बारे में और कुछ भी जान सकते हैं, उसका पता लगाइए। और क्या जितनी चीज़ें आपको पता हैं वो आपका डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हैं क्या, इसका पता लगाइए। दूसरी बात कि क्या इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स का अच्छा इम्पोर्टेंट स्टेक है, मतलब इनका इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जो भी रिजल्ट निकलेगा उसमें क्या कुछ कंसर्न इम्पोर्टेंट है, और अगर हैं तो क्यों हैं? क्या ऑप्शंस हैं काम करने के हमारे, ठीक है? कौन कौन से ज़रूरी लोग हैं या ग्रुप्स हैं जिनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं, इन बातों का डिस्कशन कर सकते हैं? तो क्या मैंने कोई क्रिएटिव ऑप्शंस, कोई बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस को निकाला क्या? तो ये सब चीज़ें का, फैक्ट्स का पता यहाँ पे लगा लो। फिर आप क्या करोगे? अब आप इवैल्यूएट करो ऑल्टरनेटिव एक्शंस। आपके पास कौन कौन से जो है ऑप्शंस बचे हैं या चीज़ें हैं, ऑल्टरनेटिव हैं, आप उनको समझो। देखो, अब आपके पास 3-4 चीज़ें मान लीजिए आ गई। अब उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, इसका पता लगाने के लिए आप कुछ सवाल पूछो। सवाल ये पूछो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, समाज में अच्छा करेगा और कम से कम हार्म करेगा। ये मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में बताया था, द यूटिलिटेरियन अप्रोच इसको कहते हैं, कि विच ऑप्शन विल प्रोड्यूस द मोस्ट गुड एंड डू द लीस्ट हार्म। दूसरा कि विच ऑप्शन बेस्ट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल हु हैव स्टेक, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन रहेगा जो पूरी तरह से सारे हकों को जो है वो एकदम बरकरार रखेगा, उन सभी व्यक्तियों के जिनका जो है इसके अंदर मतलब जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं द राइट्स अप्रोच। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट वाले पार्ट में। तीसरे नंबर पे आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन लोगों को इक्वली, एक समान, प्रोपोर्शनली जो है वो ट्रीट करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं द जस्टिस अप्रोच। चौथा, आप ये देखो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कम्युनिटी के लिए एज अ होल, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए। इसे कहते हैं द कॉमन गुड्स अप्रोच। और लास्ट में आप देखो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक मुझे ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो मैं बनना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं द वर्च्यू अप्रोच। ये अप्रोचेस मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं, यहाँ मैंने आपको उसको ऑप्शंस में रख के बताया। अब इवैल्यूएट कर लिया आपने चीज़ों को, अब आप डिसीजन लो और टेस्ट करो। सारी अप्रोचेस पे ध्यान दो और देखो इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट टू बेस्ट एड्रेस करता है सिचुएशन को। अगर मैं किसी से कहता या कहती हूँ कि आई रिस्पेक्ट और टोल्ड अ टेलीविजन ऑडियंस विच ऑप्शन आई हैव चूजन, वॉट वुड दे से। ऐसे समझो कि मैंने मान लो किसी को बताया कि भाई इनमें से मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है, या मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने जो है वो टेलीविज़न ऑडियंस को बताया कि मेरे पास ये ऑप्शन थे, मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, तो वो लोग क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा फिर आओ आप लास्ट में बात करो एक्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम। मतलब करना क्या है कि किस तरीके से मेरा डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा, सही से, ग्रेटेस्ट केयर से, अटेंशन से, इसमें सभी व्यक्तियों का मैं ध्यान दूं, किस तरीके से मेरा डिसीजन होगा जिससे मैं समझ जान के स्पेसिफिक सिचुएशन में काम कर रहा हूँ। तो आप ये इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी मर्जी से आप चीज़ें करोगे और चीज़ें क्या होगा, बढ़िया करोगे। हालांकि अब यहाँ पे क्या होता है ना प्यारे साथियों, यहाँ पे जो मॉरल लक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी मॉरल लक क्या है।
मॉरल लक एक प्रॉब्लम बनती है ना। और ये प्रॉब्लम मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मॉरल लक क्या होता है। ये गौर से समझिएगा, अभी आपको मज़ा आएगा, मुझे बार बार समझाने में बड़ा मज़ा आता है। देखो बात क्या है कि दो लोग हैं, मॉरल लक क्या है समझना, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। देखो दो लोग हैं, एक ए है और एक मान लो बी है, यहाँ पे ए बी बना देती हूँ। एक ए है और दूसरा बी है, ये दोनों ही कार चला रहे हैं, दोनों ही ड्राइवर हैं। अब क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, कोई कमी नहीं है इन दोनों में। अब क्या कर रहा है, जो ड्राइवर ए है वो रोड पे गाड़ी चला रहा है, और वो भी आप देख लीजिए कि ध्यान दे के नहीं चला रहा है, इन अटेंशन में चला रहा है। और क्या हुआ कि यहाँ पे रेड लाइट लगी हुई थी जिसे इसने क्रॉस कर लिया, ठीक है, इसने देखा नहीं। और एक छोटा सा बच्चा यहाँ से रेड लाइट क्रॉस कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश करी, उसने पूरी कोशिश करी कि बच्चे पे ना लड़े, लेकिन शिट क्या हुआ, ये बच्चे पे लड़ गया और बच्चा मर गया। इसी वक्त ड्राइवर बी भी जो है वो भी रेड लाइट को ऐसे ही क्रॉस कर रहा था, झूमता झामता, उसने भी जो है बिना केयर करे क्रॉस करा, ठीक है। उसे लेकिन क्या हुआ, उसे सिर्फ और सिर्फ उसका चालान कटा, बट उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो अगर आपसे पूछें, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि भाई इनमें से किसकी गलती, तो आप तो सीधे सीधे बोल दोगे कि भैया ड्राइवर ए की गलती है, इसी ने मारा है। हाँ, बी ने क्या, बी तो निकल गया था। देखिए क्यों, आपसे पूछेंगे क्यों, तो आप कहोगे अरे हाँ उसने ऐसा करा तो वो मर नहीं गया बच्चा, हाँ, और ड्राइवर बी ने तो कुछ नहीं ऐसा करा। लेकिन देखिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं था, दोनों सेम तरह से चला रहे थे। बट चीज़ क्या हुई, एक ऐसी चीज़ हुई, एक बाहरी ऐसी चीज़ आई जिस पे दोनों का ही कंट्रोल नहीं था। जैसे कि ये बच्चा ड्राइवर ए के सामने आ गया और ड्राइवर बी के सामने नहीं आया। तो क्या है, ये एक एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल इवेंट है ऑफ कोर्स, कि ये बच्चा इस स्ट्रीट से गुजर रहा था, कोई डिफरेंस इसमें नहीं था, हाँ। लेकिन क्या हुआ कि ये बच गया और ये फंस गया। तो ये है मॉरल लक की बात, ये मॉरल लक है, ये मॉरली लकी था कंपैरेटिवली टू हिम, हाँ। तो if it is given that moral responsibility should be relevant when agent voluntarily perform or fail to perform some action, तो ड्राइवर ए और बी को सेम प्रकार से आप ब्लेम करेंगे या प्रेस करेंगे, तो हाँ सेम टाइम में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम बाहर से एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, एक ऐसी सिचुएशन हो गई जिससे एक डेथ हो गई और इसके साथ नहीं हुआ, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं। तो अगर लॉ के इसमें देखें तो इट इज़ एन actus reus and mens reus, which means respectively the action and intention behind that action। अब इसको ऐसे समझो कि आपने जो किया, ये तो हमने लीगल टर्म में आपको बताया, इसे कहते हैं actus reus और mens reus, कि मतलब एक होता है व्यक्ति जिसने करा कोई कर्म, और एक होता है जिसने मन में भी सोच लिया, और एक होता है, भाई ऐसे समझिए कि एक का इंटेंशन नहीं था करने का लेकिन उसने किया, लेकिन एक का कि उसने मन में भी सोच लिया तो भी वो गलत है ना। तो लेकिन मेंस रिया पे ज़्यादा कहा जाता है कि जिसने कर्म कर दिया। अब आप सोच लो अगर मन में कि यार मैं इसको मार दूँ, हाँ, लेकिन आप उसको सच में नहीं मारते हो, है ना, तो उस समय आपको फांसी नहीं होगी, जेल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने चाकू मार दिया, चाहे आप कुछ भी इंटेंशन लेके बैठे हो, लेकिन आपको उससे जो है वो सज़ा हो जाएगी। तो जुरिस्डिक्शन में अगर हम देखें तो मेंस रिया पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, इवन एक्टस रियस जो है वो डिवॉइड है ऑफ मॉरल लक। तो अब मॉरल लक आप समझे क्या होता है, इसको हम मॉरल लक को हम डेफिनेशन में समझते हैं कि मॉरल लक डिस्क्राइब्स करता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस को जहाँ पे मॉरल एजेंट जो है उसे मॉरली ब्लेम या प्रेस करा जाता है उसके कर्मों के लिए या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, इवन इफ ये बात क्लियर नहीं होती है कि जो है जो एजेंट है उसका फुल कंट्रोल उस पर्टिकुलर सिचुएशन में था भी कि नहीं था, जैसे कि हम ड्राइवर ए में देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो मॉरल लक का है ये अप्लाई करा जाता है एक इस्टेब्लिश करने के लिए लोकस ऑफ कल्पेबिलिटी बेस्ड ऑन इंटेंशन। तो ये टर्म जो है वो कौन लेकर आया था मॉरल लक का, ये लाए थे बर्नार्ड विलियम्स, एंड इसे डेवलप किया गया था अलॉन्ग विद इट्स सिग्निफिकेंस
टू अ कोहेरेंट मॉरल थ्योरी बाय विलियम्स एंड थॉमस नेगल इनके रिस्पेक्टिव एसेज में सब्जेक्ट के। तो ये आप मॉरल लग समझ गए क्या होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं मॉरल अथॉरिटी क्या होती है। देखिए, मॉरल अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी है जो इन सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे आधारित है, फंडामेंटल ट्रुथ्स पे आधारित है, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो लिखित में नहीं दिखेंगे या पॉजिटिव लॉज में नहीं दिखेंगे। एज सच मॉरल अथॉरिटी ये कहती है कि आप सच से जुड़ के चलो। क्यों? क्योंकि सच कभी नहीं बदलता। जो ये प्रिंसिपल है मॉरल अथॉरिटी का, वो अनचेंजेबल है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि एज अप्लाइड टू इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, उस समय किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के रिगार्डिंग जब बात होती है तो जो मॉरल अथॉरिटी है फॉर एक्शन ये वैरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ में चीज़ें अलग अलग भी तो होती हैं। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि मेटाफिजिकल हैं या रिलीजियस है नेचर में, इनको हम नॉर्मेटिव बिहेवियर मानते हैं, नॉर्मेटिव मानते हैं फॉर बिहेवियर, whether they are not also embodied in written laws and even if the community is ignoring or violating them। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम कहते हैं कि जो लॉज में ना लिखी हों या कम्युनिटी जो है उसको ना मानती हो, वायलेट करती हो, तब भी उसको हम लोग किसी ना किसी तरीके से रिलीजियस नेचर तो हम लोग मानते हैं। इसलिए जो अथॉरिटेटिवनेस है या फोर्स है मॉरल अथॉरिटी का, ये अप्लाई होता है आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, और हर एक व्यक्ति की अलग अलग ये होती है, और अंतरात्मा अपने हिसाब से कार्य करती है, कंसाइंस अपने हिसाब से काम करती है। तो मॉरल अथॉरिटी has thus also been defined as the fundamental assumptions जो हमारे perceptions को, वर्ल्ड को लेके यहाँ पे जो है वो गाइड करते हैं हमें। ठीक है, मॉरल अथॉरिटी समझे क्या है क्या नहीं है। और लास्ट में आता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर फिलॉसफी में बात करें तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा स्टेटस है जो मॉरली डिजर्विंग प्रेज, जो हम मॉरली क्या पाते हैं, प्रेज, ब्लेम, रिवॉर्ड या पनिशमेंट पाते हैं किसी एक्ट के लिए या किसी अपने कर्म के लिए। एक अगर आप करते हो उस कर्म को विद वंस अपने खुद से एक मॉरल ऑब्लिगेशन से सही कार्य कर रहे हो या गलत कार्य कर रहे हो, उस हिसाब से जो भी आप पाते हो, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी चीज़ है वो मॉरल ऑब्लिगेटरी तब होगी जब वो प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ एथिक्स पे आधारित होगी। जैसे मैंने बताया ना कि अच्छे ही कर्म आपने करे हैं। तो जो फिलोसफर्स हैं वो उन लोगों को, जिन लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कहते हैं, ऐसे कर्मों को कहते हैं एज एन मॉरल एजेंट्स। और एजेंट्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो इन सिचुएशन में क्या करें कि ऐसे इंटेंशंस, ऐसे सोच को रखें कि मैं किस तरह से काम करूँगा, किस तरीके से इन कर्मों को कंप्लीट करूँगा, कि आज़ादी से हम चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इशू है डिबेट के, ये मतलब ये बहुत बड़ा इशू है, डिबेट होती है इस पे कि क्या इंडिविजुअल जो हैं, व्यक्ति जो हैं, लोग जो हैं, वो क्या कभी मॉरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने उन कर्मों के लिए, और अगर होते हैं तो किस सेंस में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उठती हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको मिला के चलें, बल्कि देखो, एक इंसान लीगली रिस्पॉन्सिबल कब होता है? जब उसने कुछ ऐसा काम करा हो जिससे लीगल सिस्टम लायबिल हो, उसके लिए कोई लॉ हो या उसको सज़ा मिलनी हो या ऐसा कुछ मिलना हो। हालांकि ये केस हो सकता है जब लोग जो है मॉरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मान लो करा है उन्होंने, तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा गलत काम इतना ऐसा कर दिया जो लॉ की नज़र में ख़राब है, तो आप उस समय लीगली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों में हमने यहाँ पे डिफरेंस जाना। कहीं कोई डिफरेंस ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश रहेगी मैं इसका शॉर्ट बना के डाल दूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ टॉपिक आता है कि व्हेन 2 ऑफ योर कोवर्कर्स आर फाइटिंग, जब आपके 2 यहाँ कोवर्कर्स लड़ रहे हो तो क्या होगा। देखिए, जहाँ काम करो वहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट होता रहता है। हो सकता है हम कुछ कहें, सामने वाले से ना मैच करें। अब मान लो ऐसा हो गया कि दोनों ही आपस में भयानक लड़ने लगे, तो उस टाइम पे क्या सही तरीका होगा रिस्पॉन्स देने का। अगर लोग मान लो लड़ रहे हैं और सीधा आपके पास आ गए कि बताओ, तुम बीच में आओ, बताओ क्या करोगे, तो भैया क्या करोगे। और दोनों ही आपके संगी साथी हैं, है ना, आपके साथ काम करते हैं, तो कैसे शांति कराओगे। या शांति कराओगे भी, या बेटा यहाँ से जो है नमस्ते करके निकल लोगे। तो देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें एक्सपर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं पहले समझो। आपको इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है ऐसी लड़ाई के बीच में, डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे आपकी मदद मांगता है, तो आप रिस्पॉन्स करो। हाँ,
या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्ट नहीं है इसमें, तो आप एक काम करो भैया, आपको लगता है मैनेजर आपका काम करा देगा, तो भैया मैनेजर से कहो कि बेटा तुम्हारा है, तुम समझो, हमको बीच में ना इन्वॉल्व करो। हाँ, तो अगर मान लो कि आप एक टीम में मिलके काम कर रहे हो और आपको लगता है कि इन दोनों के लड़ने से टीम वर्क हैम्पर होगा, तो उन लोगों से बात करो, है ना, ऐसा भी लोग समझाते हैं। तो अगर आप ये देखो, हमेशा कूदना नहीं सही है बीच में। हाँ, इस चीज़ को समझिएगा, हमेशा कूदना नहीं सही है। लोग समझते हैं कि हम आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, वो सोचते हैं कि हम बीच में आएंगे सजेशन देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से करो और ये देखो कि क्या तुम्हारे बीच में आने से वो लोग अच्छा मानते भी हैं कि नहीं मानते। तो इसके कुछ आपको हम तरीके बताते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहाँ सॉल्व कर लीजिएगा जब तक पेपर नहीं निकल रहा है, मान लीजिए जॉब आप कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले आती है अलाउ वेंटिंग। अब क्या होता है भैया, मन से सब कुछ निकल जाने दो, लोगों की सुनो। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग दर्द भरी अपनी बातें कहते हैं, सुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको उनकी सारी भड़ास सुननी पड़ेगी। बढ़िया से बात करिए। हाँ, लोग जो है वो चाहते हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ वो अपनी पूरी बात कह सकें, और अगर ऐसा कहा गया तो बढ़िया है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो सब कुछ बताना चाहते हैं, और ये वेंटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है इस चीज़ का। अगर गॉसिप करोगे तो बेकार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गॉसिपिंग से बढ़िया नहीं होगा, परपंच करने से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर मान लो कोई कंप्लेन कर रहा है फालतू की, तो उसको भी टॉलरेट मत करो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको लगता है कि एक इंसान को सुन के आप उसके अपसेट चीज़ों को कम कर सकते हो तो आप बात करो, एफर्ट लो, दोनों साइड, दो लोग लड़ लें तो दोनों साइड की स्टोरी आप सुनो, और आप ऐसे समझो कि आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहे हो। बेस्ट टू बेस्ट जो स्ट्रैटेजी होगी वो आप अपने कलीग्स को बताओगे। दूसरा होता है एम्पैथाइज, है ना। अब ये क्या है एम्पैथाइज? एम्पैथाइज, जब आप सुन रहे हो अपने कलीग्स की, तो आप ये समझो कि उसकी जगह खुद को रख के ऐसे समझो चीज़ों को, ये कितनी ख़राब सिचुएशन होगी, है ना। और आप ऐसे बताओ ना कि अरे आई एम सॉरी ऐसा हो रहा है। अरे भैया, मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, समझ सकते हैं कि बहुत टफ बात है, आप परेशान ना हो, है ना। किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने आपको नहीं रखना है, न्यूट्रल रहना है। अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को बात करो, ऑब्जर्वेशंस कुछ अपनी तरफ से दो कि यार ऐसा हो सकता है कि वो फलां भाई जो हैं वो टेंशन में होंगे, उनका ये मतलब नहीं होगा। अरे भाई, हम उसको दूसरे वाले को जानते हैं, बढ़िया आदमी हैं, और पता नहीं क्यों कभी कभी हो जाता है कि गुस्से में होगा। तो ऐसा कहना है, रैनरी का ये कहना है कि शो दैट यू नो वेयर योर कलीग्स इज कमिंग एंड फ्रॉम, बट नॉट गो एज फार एज टू से यू आर राइट ही इज़ रॉन्ग। देखो आपको मालूम है, आप ऐसे कहो हम समझ रहे हैं, हाँ 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 मैं मालूम है यहाँ से हो रहा है, लेकिन ये ना कहो कि तुम सही हो वो गलत है, ये सब नहीं कहने की ज़रूरत है ना। अपना पर्सपेक्टिव आपको अच्छे से रखना है। आपको ऐसा लगना है कि हाँ आपको दुख हो रहा है, लेकिन आप साइड नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको दोनों के साथ काम करना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल एम्पैथी बना के चलनी है। तीसरा आता है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ देयर फाइटिंग। आपको बताना है कि अरे यार, आप लोगों के लड़ने की वजह से पता है क्या हो रहा है कि बड़ा सब लोग प्यार से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों मिलके अच्छा काम करते हो, है ना। हर्ट मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि आप दोनों की वजह से एक प्रोडक्टिव काम होता है। फिर अदर एडवाइस, ऑफर एडवाइस कॉशियसली, मतलब जब अपनी कोई राय दो ना, हाँ, तो देखो भैया सोच समझ के देना है। हो सकता है कभी कभी लोग आपकी राय ना चाहते हों, हाँ, तो आपको ऐसे कहना है कि अगर बुरा ना मानो तो मैं अपनी बात कहूँ इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो हो सकता है चीज़ें सॉल्व हो जाए आपकी बात से, लेकिन फालतू में लिबल करके नहीं कूदना है। फिर आई बात प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर। देखिए आपके कलीग्स अगर चाहते हैं आपके एडवाइस लेना, तो क्या करो आप ऑब्जर्वेशन प्रॉपर समझो, है ना, और कंक्रीट सजेशन देने से अच्छा आप समझो सिचुएशन को कि आप ये चीज़ें कर सकते हो और ये उनको राय दो। क्रैमर यही सजेस्ट करते हैं कि जो आप सोचते हो इन दोनों के बारे में, या जस्ट एज अ पर्सन आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आप ये सब जो भी पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप वो सारे ऑप्शन रखो और देखो कि क्या डिसीजन निकल सकता है। मतलब
प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आपको ज़्यादा होना है, ना कि गॉसिप मोड में। गॉसिप नहीं करनी, परपंच नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको बिचौलिया बन रहे हो आप तो सही तरीके से बनो। उसके बाद आती है ब्रोकर अ डिटेंटी, मतलब कि देखो भैया, भागा दौड़ी ना बताओ कि भैया तुरंत बैठ गए एक साथ, लोग जो हैं वो रूम में हैं और उन सब से आप जो है बैठे हुए हो, है ना। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने तरीके से जो लेस टू लेस डैमेज हुआ, रिश्ते ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर मानो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया है तो लोग चिल्ला रहे हैं, मान लो चिल्लाने लग रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन सबको जो है एक मीटिंग में रखो और क्विकली उस प्रॉब्लम की जड़ जानने का पता करो कि कहाँ से दिक्कतें शुरू हो रही हैं जो इतना बुरा हाल हो रहा है। फिर आप करो बिवेयर रेजिस्टेंस। देखिए रेनी ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दैट कांट एंड वोंट बी हेल्प, मतलब समझे ना कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आप मदद नहीं कर सकते, या आप उनको जो है वो मदद कर ही नहीं सकते, है ना। तो इनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। यस बट क्लाइंट्स, यस आई कुड अप्रोच जेन बट आई थिंक शी शुड अप्रोच मी फर्स्ट। तो यस आई वॉन्ट थिंग्स टू बी बेटर, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएं, बट दैट विल नेवर वर्क, है ना, ये काम नहीं करेंगे। अपने मतलब बेस्ट टू बेस्ट अटेम्प्ट देने के बाद अगर आप ये देखते हो कि इनके रिश्ते में कोई प्रोग्रेस या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर एक इंसान इंसिस्ट करता है कि ये सही है और आपकी मदद नहीं चाहता है, तो आप समझ जाओ इस चीज़ को। ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप अगली बार की बारी करो जब वो आप तक आए, है ना। मतलब हम लोगों ने कई बार बात करी है, हमें ये लगता नहीं है कि आप सॉल्व करोगे चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि इट इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ, ठीक है ना। तो अभी ये चीज़ मुझे नहीं लगती है, या जो सही है वह वहाँ तक जो है वो चीज़ें जो है वो कर देता हूँ कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। मुझे नहीं लगता आप मेरी राय की ज़रूरत है। अब डोंट एस्केलेट। देखो क्रैमर और रेनी दोनों ये बात कहते हैं कि rarely a good idea to involve the sparing co-workers boss unless the problem is truly intractable and impeding work। देखो सीधी सीधी बात है, सिचुएशन को और नहीं बढ़ाओ, उनके बॉस तक तब तक नहीं पहुंचो जब तक आपको ये नहीं लगता कि सिचुएशन बहुत ख़राब है। एक बार, है ना, वंस यू हैव रेज इट टू अदर पीपल, आप दूसरों तक फैलाओगे तो ये आप देखोगे प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, आपके सुपीरियर तक भी आ गई है। तभी आपको आपके सुपीरियर तक चीज़ों को आपके सुपीरियर तक तभी बढ़ानी है जब आपको ये महसूस होने लग जाए कि जो है ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है और मैटर ऑफ लास्ट रिजॉल्व में आखिरी रास्ता है, तभी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दो। हाँ, और अपनी हदों को समझो, नो योर लिमिट्स, ये बहुत ज़रूरी है, एक टॉपिक है हर जगह में। तो मैं कहती हूँ कि ये बात को याद रखो कि आप कोई साइकोलॉजिस्ट या मीडिएटर बिचौलिया नहीं हो। हाँ, ऐसा क्रैमर ने बोला भैया कि अगर सिचुएशन आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, आपको लगता है कि आप हिसाब से नहीं सही है, तो भैया ये कहना गलत नहीं है कि इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, है ना। आपका हेल्प करने का काम है। इस बात को याद रखो कि अपने आप को भी केयर करके चलो। आप कोई फ्री के इंसान नहीं हो जो बीच में रेफरी बने घूम रहे हो, ठीक है। हमेशा एक या दोनों कोवर्कर्स को अगला कदम बताओ कि आप ये कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं चलेंगी चीज़ें, तो सीधी सीधी बात है, आप ये कह दो कि मैं भैया श्योर नहीं हूँ कि मैं सही आदमी हूँ कि नहीं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। आप एक साथ बात करो, जो कर सकते हो कर लो आपस में, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी। और नेक्स्ट में हम जानेंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एथिक्स को। फ़िलहाल यहीं तक रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों, साथियों प्यारे, और लाइक कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर जगह फॉलो कर लीजिए। वीडियोज़ आप फेसबुक पे भी पालेंगे और बाकी जगहों पे आपको अपडेट्स प्लस क्वेश्चंस प्लस बहुत सारी और चीज़ें मैं डालती रहती हूँ। प्लीज़ फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।